हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जयदीप गुंडलिया मारुति एकेडमी 2.0 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स आप कैसे हो? आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं। आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेक्चर, वो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का फंडामेंटल है उसमें मैंने दिया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वोल्टेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम कैपेसिटेंस, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस, और बाद में आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो वो जो सभी सारे सोर्सेस है वो हम पढ़ने वाले हैं। बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल नोड, what is the meaning of branch, what is the difference between circuit and network। ये सभी फंडामेंटल जो आपको मालूम होगा और कई सारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उसको हम क्लियर करना चाहेंगे। और अभी तक आपने हमारी चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, और नज़दीक में दिया हुआ जो हमारा बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, ताकि उसमें जब मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बच्चों, तो आज पूरा लेक्चर आपको देखना है, बहुत मज़ा आएगा। और अभी तक यदि आपने कैपेसिटेंस का मालूम होगा और आइडियल वोल्टेज उसका मालूम होगा, कई सारे को बच्चों को मालूम होगा, बट ये लेक्चर आप देखना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन न्यू मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा आपको मिलेगी। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और अभी तक आपने कुछ ऐसा पॉइंट अभी तक नहीं सुना होगा, तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो पूरे कंप्लीट लेक्चर देखना ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और दूसरा कि जो हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल है, तो पूरा इलेक्ट्रिकल में अभी मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में स्टार्ट किया है। ओके, बाद में हम मशीन करने वाले, पावर सिस्टम में करने वाले, स्लोली हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले। और अभी जो हमारी बार्क की एग्ज़ाम है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, तो बार्क जो कि एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आप उस एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हो। यदि आपको बार्क की एग्ज़ाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो मुझे कमेंट में आपको बोलना, तो मैं एक बार्क के बारे में मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। बार्क में कैसा क्वेश्चन आता है, मशीन में से कितना क्वेश्चन आता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में जो है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में, तो उसमें पर्टिकुलर कितने मार्क के आ सकते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर का क्या होता है, उसकी सिलेक्शन कैसे होती है, सब भी जो आपको डाउट है वो आपको मैं सोल्व करवा दूंगा। आपको कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कमेंट करना है, जैसे मुझे मालूम होगा कि आपको कितना जो वीडियो का चाहिए या नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलो अभी मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कैपेसिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कैपेसिटेंस इज अ कंपोनेंट टू मॉडल इट, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस वो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके हिसाब से कैपेसिटेंस का डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि पॉलिएस्टर, सिरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। जो हमारा सिंगल फेज मोटर होती है उसमें पेपर कैपेसिटर यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ होता है ना भैया। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से हिसाब से कैपेसिटर का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होता है। ओके बच्चों, तो जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस का यूनिट्स होता है फेरेडे, और उसका यूनिट्स होता है एम्पियर सेकंड पर वोल्ट। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर जी एम्पियर सेकंड पर वोल्ट कैसे आए हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना होगा कि उसकी रेंज कितनी होगी, कितने रेंज में हमें कैपेसिटर मिल सकते हैं भैया। तो पाइको फेरेडे में मिल सकता है, नैनो फेरेडे में मिल सकता है, माइक्रो फेरेडे में मिल सकता है, और मिली फेरेडे में हमको मिल सकता है। ओके बच्चों, चलिए
अभी कैपेसिटर है उसका ओहम्स लॉ पे हमें यदि यहाँ पे डिराइव करें तो हमें ओहम्स लॉ के हिसाब से कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी भैया, और उसमें करंट की और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी भैया। तो यदि यदि आपको मालूम होगा आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बार, भैया ये तो आपने बताया, ये तो क्या होगा ओहम्स लॉ है, ये तो ओहम्स लॉ है। बच्चों यदि हम कैपेसिटर के हिसाब से कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हमें जो ओहम्स लॉ में डिराइव करना है, हमें फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी भैया। यदि आपको पूछी जाए कि कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर दिया होगा और आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। और वोल्टेज का फॉर्मूला यदि आपको पूछे, वोल्टेज का यदि फॉर्मूला पूछे तो वोल्टेज है V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। बच्चों ये आपको याद रखना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंडक्टर का आपको मालूम होगा, इंडक्टर हमें पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो इंडक्टर क्या होता था, इंडक्टर का क्या होता था भैया, तो इंडक्टर का करंट की वैल्यू क्या होती थी 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी। और उसमें वोल्टेज की क्या वैल्यू थी, वोल्टेज की वैल्यू थी L डी आई बाई डी टी। यस और नो भैया, यस और नो। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके भैया, चलिए मज़ा आता होगा यदि लेक्चर में, तो आपको वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पहुंचाइए, जैसे कि उसको भी फ़ायदा पहुंच सके। चलिए फिर अब आगे, यदि आपको जो बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला है, कैपेसिटर आप स्टैंडर्ड 12th में आपने पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है भैया, तो एप्सिलॉन इट इज़ अ परमिटिविटी, इट इज़ अ परमिटिविटी। व्हाट इज अ परमिटिविटी, परमिटिव टू अलाउ द क्या फ्लक्स बोलते हैं, और लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं उसको। तो परमिटिव इट मीन्स टू अलाउ। ओके, तो परमिटिविटी टू ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r। यदि इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है भैया, तो 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 फेराडे पर मीटर। और एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी यदि एयर को पूछे तो इसकी क्या होती है भैया, क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। ओके, यदि इसका मटेरियल आपको हमारी टेलीग्राम चैनल में ये पूरी PDF मिल जाएगी। ओके, आपको फोकस करना है, मैं अभी समझा रहा हूँ उसको, उसमें आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बच्चों, ए का मतलब क्या होगा, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि यहाँ पे ये कोई कैपेसिटी कोई भी मटेरियल दिया है तो उसका ये एरिया होगा। और डी मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स होता है भैया। ओके, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। अभी कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर हम कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, फिल्टर में यूज़ होंगे, बाद में रिएक्टिव पावर कंपेंसेटर में होगा, पल्स में, डिजिटल वेव शेपिंग में होगा, ट्रांसमिशन लाइन में होता है। कई सारे कैपेसिटर तो आपको मालूम ही होगा, कई सारे उसकी एप्लीकेशन है। बाद में हम पढ़ने वाले बच्चों पढ़ते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स, बेसिकली वोल्टेज सोर्स देखते हैं। सोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे, सोर्सेज कितने प्रकार के भैया, सोर्सेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स देयर आर अगेन 2 टाइप्स, एक आइडियल और प्रैक्टिकल। वैसे ही करंट सोर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, प्रैक्टिकल और आइडियल करंट सोर्स। ओके, समझ में आ गया। ओके, चलो अभी एक के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि इसको MCQ 100% 110% इसमें से MCQ बनता है और आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। इट कैन सप्लाई इन्फिनिटी एनर्जी, इट वोल्टेज मस्ट बी कॉन्स्टेंट फॉर एनी वोल्टेज सोर्स डाउन फ्रॉम इट। जैसे कि यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई भी वोल्टेज सोर्स में यदि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो इट मीन्स करंट विल बी मैक्सिमम। यस और नो बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस यदि 0 होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो जितना इनपुट देंगे आप, तो उतने आउटपुट आपको मिल जाएगा। इसलिए यदि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आपको वोल्टेज की दी हुई है।
और उसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या कितना होगा, 0 वोल्टेज रेगुलेशन, और इफिशिएंसी कितनी होगी, 100% इफिशिएंसी। ये पॉसिबल है भैया? ये पॉसिबल है नहीं है। कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें थोड़ा बहुत तो लॉस तो होता ही है, इसलिए ये पॉसिबल है नहीं। इसीलिए बच्चों, इसीलिए इसमें क्या आएगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों। क्या हो गए, प्रैक्टिकल वोल्टेज। तो आपको पता होगा जैसे कि ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, कोई 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 25 वोल्ट की बैटरी है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। और यहाँ पे हमारा कोई भी लोड होगा, जैसे कि बैटरी चार्जर है, कोई भी मोटर है, तो लोड है। तो यदि आपने वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को इंक्रीज किया, वोल्टेज को आपने लोड पे दिया होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको वोल्टेज में डिक्रीजिंग होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लोड है, तो लोड है वो क्या होगा, कंज्यूम होगा ना, आई स्क्वायर आर, हीट लॉस होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल 100% ईपीसी पॉसिबल होती ही नहीं है। वोल्टेज रेगुलेशन 0% होता नहीं है प्रैक्टिकल सोर्स में। ओके, तो आप ये आपको बच्चों मालूम होना चाहिए कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। और उसकी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखें तो हमारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसकी ड्रास्टिकली चेंजेस होती, हमारी लीनियर होती है, बट वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं बच्चों, वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप बच्चों देख सकते हैं कि ये वोल्टेज है और ये करंट की है। ओके, बाद में अब हम समझने मैं आपको समझाना चाहता हूँ आइडियल करंट सोर्स। क्या? आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स है बच्चों, आइडियल करंट सोर्स है तो वैसे ही हमें जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, आपको कोई किसी स्टूडेंट को बताए आइडियल करंट सोर्स? यस, आइडियल करंट सोर्स क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, इट मीन्स आर इंटरनल होगा इन्फिनिटी। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो करंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके बच्चों, क्या करंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। पर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है नहीं है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस कभी इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। इतना बड़ा नहीं होता है। जैसे कि क्या होगा, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो आउटपुट में हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, और इतना आई स्क्वायर लॉस होगा तो हमें बहुत नुकसान होगा। इसीलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है। आइडियली ये जान सकते हैं, ये हमें जो कोई भी हमें डिज़ाइन करनी है तो हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, इसीलिए हम आइडियल करंट सोर्स के हमको समझना पड़ता है। ओके, चलिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो देखो अभी यही है। अब हम समझने वाले भैया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट सोर्स इफ द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिपेंडेंट टू एनी अदर पैरामीटर विद इन और अवर द सर्किट। इट मीन्स जो हमारी जो प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट सोर्स का, उसको जो भी कोई भी हमारा पैरामीटर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है। और आइडियल सोर्सेज कोई भी आइडियल सोर्स है हमारा, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स बोथ आर इंडिपेंडेंट सोर्स है। और आइडियल जो सोर्सेस है उसको हम सर्कल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो डिपेंडेंट सोर्स उसका मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट सोर्स का मतलब कई सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है और डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इफ द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स अपॉन एनी अदर पैरामीटर विद इन और आउटसाइड ऑफ द सर्किट, इट मीन्स दैट हमारी सर्किट है वो सर्किट किसी सोर्स पर डिपेंड अदर पैरामीटर पर डिपेंड है, तभी उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज। जैसे कि बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो क्या है बच्चों, वो क्या है? बीजेटी इज अ डिपेंडेंट सोर्सेज, करंट डिपेंडेंट सोर्सेज। और करंट सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, पीक वोल्टेज सोलर सेल, विंड जनरेशन, यही सारे डिपेंडेंट सोर्स है। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। यो देखो डिपेंडेंट सोर्स, देर आर 4 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। देखो, और डिपेंडेंट सोर्स को हम कैसे, काजू कतरी खाते हैं ना, काजू कतरी, ओके, काजू कतरी ऐसा उसका शेप होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए, तो उसका 4 टाइप्स के स्टैंडर्ड
उसका डिपेंडेंट सोर्स का टाइप्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। जो हमारा इसमें काजू कतरी है ना भैया, काजू कतरी के अंदर जो है, काजू कतरी के अंदर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट, किसी भी वोल्टेज से डिपेंड करता है। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, देखो यहाँ बच्चों, तो देखो यहाँ पे दोनों क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, पर जो सोर्स है वो हमारा वोल्टेज पे डिपेंड है। ऐसे ही हमारा क्या हो, इसमें क्या होगा भैया, देखो वोल्टेज सोर्स करंट डिपेंडेंट, बाहर पे जो ये भैया यहाँ पे याद रखना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर जो एक्सटर्नल कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो उसमें उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। ओके, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट, और अंदर है उसको बोलेंगे वोल्टेज अथवा सोर्सेस। क्या बोलेंगे हम, सोर्सेस। क्या बोलेंगे, सोर्सेज। तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अंदर क्या है वोल्टेज सोर्स, और किस पे डिपेंड है, करंट पे। तो करंट क्या बाहर दिया हुआ ना, इसलिए करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पे देखो बाहर करंट दिया हुआ है, इसलिए हमें करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, अंदर भी करंट सोर्स दिया है। और इस देखो यहाँ पे क्या दिया है अंदर, क्या कौन सा दिया है, करंट सोर्स, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, उसको हम वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, उसका दूसरा भी नाम है, देखो यहाँ पे यही सारा बेसिक है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी कहा जाता है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी कहा जाता है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी कहा जाता है, और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी कहा जाता है। देखो, और एक नोट है, आपको लिखना है तो लिख लो भैया। अनलाइक इंडिपेंडेंट सोर्सेज, dependent sources cannot be suppressed in terms of their resistance directly, as they themselves represent the complex network models in electrical engineering. ओके, जब भी जो कोई भी हमारा जो क्या बोलेगा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, हम यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हम रिप्रेजेंट जब करेंगे तभी इंडिपेंडेंट सोर्स को हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, डिपेंडेंट सोर्स भी कोई सप्रेस नहीं करता। ओके, ये अभी आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, चलिए अब हम पावर की बात कर रहे हैं। ओके, अब जी पिछले लेक्चर में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सारे और इंडक्टर की बात की। अभी क्या पढ़ा हमने, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स की मैंने बात की। अभी हम पढ़ने वाले हैं पावर। तो पावर का मतलब क्या होता है बच्चों, पावर का क्या मतलब होता है, पावर इट मीन्स दैट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन एनर्जी। क्या होता है भैया, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। ओके, पावर का मतलब होता है इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो P इज इक्वल टू DE/dt और dW/dt। इट मीन्स दैट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। हम वर्क डन को भी हम बोल सकते हैं वर्क डन, इट मीन्स दैट एनर्जी, और एनर्जी इट मीन्स दैट पावर। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू E/T, और एनर्जी हम एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और टी का मतलब क्या, टी का यूनिट क्या होता है, सेकंड, जूल पर सेकंड। ओके, तो और पावर का जूल पर सेकंड भी एक यूनिट है, और दूसरा यूनिट है वॉट्स, आपको मालूम ही होगा। तो एक हॉर्स पावर हाउ मेनी वॉट, एक हॉर्स पावर इंटू हाउ मेनी वॉट, तो 746 वॉट। तो पावर की रेंज किस रेंज में हमें मिल सकती है, मिली वॉट, किलोवॉट, गीगावॉट और मेगावॉट में हम आपको मालूम ही है। ओके, देखो, और जो पावर है, पावर दो टाइप्स के होते हैं, वो डिलीवर भी करता है और कंज्यूम भी करता है। जब पावर सोर्स डिलीवर करता है तब पॉजिटिव में से करंट की डायरेक्शन बाहर से निकल रही है। ओके, तो पावर जब डिलीवर्ड होता है तो उसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI होगा। तो dW/dQ और dQ/dt, और dW/dt होता है। और जब हमारा एलिमेंट रेजिस्टेंस है, यदि आपका एलिमेंट रेजिस्टेंस है तो उसका उस टर्म से पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू VR, P इज इक्वल टू VI। आपको मालूम है P इज इक्वल टू VI, और P इज इक्वल टू I²R, और P इज इक्वल टू V²R। देखो बच्चों, यहाँ पे कितने मैंने एक ही टाइप्स का फॉर्मूला, सभी सारे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिए, तो आपको सभी सारे फॉर्मूला याद रह जाएंगे। ओके, और ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखिए, अब इंडक्टर, जब
जब आपका एलिमेंट यदि यदि आपका एलिमेंट इंडक्टर है वो भी प्योर है तो उसका एवरेज पावर क्या मिलेगा, जीरो होगा। बट इंस्टेंट पावर जीरो नहीं होता है, क्या होता है, एल डी ए बाई डी टी होता है। ऐसे ही कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर यदि आप लिए तो उसका एवरेज पावर क्या मिलेगा, जीरो। इसका एमसीक्यू बन सकता है भैया, कोई कोई सर्किट दी है और उसको उसमें मेंशन किया होगा कि इस सर्किट में से एवरेज पावर ढूंढिए और उसमें कैपेसिटर वैल्यू दी होगी तो आपको लिख देना है जीरो। ओके, एवरेज पावर क्या होता है, जीरो होता है। और इंस्टेंट क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी। चलिए अभी हम पढ़ने वाले एनर्जी। एनर्जी इट मीन्स दैट कैपेसिटी टू डू वर्क इलेक्ट्रिकली। आपको जो कोई भी आप जो वर्क कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोल रहे हैं। और ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी टी। ओके, ये मालूम हो गए। तो ई पी इज इक्वल पी डी टी कॉमन हो गए। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, पी इंटू टी होता है। तो इसका उसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है भाई, जूल, और वोल्ट सेकंड उसका यूनिट होता है। ओके बच्चों, मज़ा आ रहा है लेक्चर में? यदि आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कीजिए। ओके बच्चों, चलिए एक यूनिट ऑफ कितने, एक यूनिट और इसको दूसरे टर्म्स में हम कैसे कहेंगे, एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट मीन्स दैट 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इट मीन्स दैट 1000 वोट इंटू 1 आवर, 500 वोट इंटू 2 आवर। ऐसे डिफरेंट टर्म्स हमें लिख सकते हैं। यदि आपको एनर्जी डिलीवर कर रहे तो उसका क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। P इंटू टी है ना, तो P इज इक्वल वी आई और T एज इट इज। तो 1 किलोवाट आवर बराबर हाउ मेनी जूल, तो 36 इंटू 10⁵ जूल्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट्स। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पावर हमने देख लिया, एनर्जी देख ली। चलो अभी एनर्जी में जब हमारा एलिमेंट यदि हमारा एलिमेंट रेजिस्टेंस है, यदि आपका एलिमेंट रेजिस्टेंस है तो उस टर्म्स में हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला, यदि आपके पास रेजिस्टेंस है तो उसको पी ई इज इक्वल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर आर बार टी होता है। और इंडक्टर है तभी आपका फॉर्मूला होगा ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी टी और इंटीग्रेशन एल डी ए बाई डी टी। ओके, ये फॉर्मूला होगा। ओके, यदि आपको इन टर्म्स ऑफ लीनियर टाइम इन्वेरिएंट में आपको फाइंड करना होगा, यदि आपको लीनियर टाइम इन्वेरिएंट में फाइंड करना होगा तो उसका एनर्जी क्या होती, 1/2 LI स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। ओके, ये 1/2 LI स्क्वायर होता है। इंटीग्रेशन एल आई डी आई बाई डी टी होता है, तो एल वैसे ही करना होगा और आई ऐसे ही कॉमन, पर डी आई इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई भैया, डी आई कॉमन कॉम्बिनेशन होगा तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी आई होता है। तो एल आई इंटू आई स्क्वायर, तो एल आई स्क्वायर 1/2 LI स्क्वायर जूल। तो अभी मिल गया यहाँ पे। ओके, हमने प्रूफ कर दिया। चलिए यदि इंडक्टर, आपको मालूम है मैंने पिछले लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था कि साई इज इक्वल टू एल आई और एल इज इक्वल टू साई बाई आई, पढ़ाया था ना मैंने। तो उस टर्म्स में हम लिखे तो 1/2 LI स्क्वायर इट मीन 1/2 साई इंटू आई और साई स्क्वायर अपॉन 12 भी हम लिख सकते हैं। ओके, ये डिफरेंट टर्म्स में सभी टर्म्स में मैंने लिख दिया। चलिए अब हम पढ़ने वाले कैपेसिटर। तो कैपेसिटर टर्म्स के हिसाब से एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, उस हिसाब से ही 1/2 CV स्क्वायर। इंडक्टर की क्या होती है, 1/2 LI स्क्वायर। ये बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है भैया। ऐसे ही 1/2 CV स्क्वायर। तो देखो C इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे C है तो उसमें डिवाइड कर दीजिए तो 1/2 QV मिलेगा। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन C। तो क्या हो गया, V² अपॉन 2C होगा। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम में पूछे जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। यदि आपका मटेरियल इंडक्टर है तो इंडक्टर में हमारी जो एनर्जी है वो किस टर्म्स में स्टोर होती है, तो फ्लक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म्स में। ओके,
और कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में हमारी एनर्जी किस टर्म्स में स्टोर होती है, तो चार्ज। ओके, क्या, चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्म में चार्ज हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर होती है। ओके, चलो ये एमसीक्यू बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वन लाइनर है। चलिए अब हम पढ़ने वाले किरचॉफ्स लॉ। बट किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले हमें थोड़ा आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क। ये दोनों कंसेप्ट हमें सीखना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड, प्रिंसिपल नोड, लूप्स, ग्राफ्स, वो सभी ये क्वेश्चन है। आपको कई सारे बच्चों को यही ना मालूम नहीं है कि ये क्या है, तो इसलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। चलिए तो फिर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द किरचॉफ्स लॉ, केसीएल एंड केवीएल। ओके, चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क एंड सर्किट। कई सारे बच्चों को मालूम होगा और कई सारे बच्चों को मालूम नहीं होगा, तो आज हम कुछ नया करते हैं, तूफानी करते हैं। चलिए फिर, सर्किट क्या होता है। देखिए यहाँ पे बच्चों, देखिए यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट की वैल्यू है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा और यहाँ फ्लो होगा। यस और नो। ओके, इन इट मीन्स दैट करंट इज इंटेंडेड टू फ्लो द थ्रू द एलिमेंट्स। यस और नो। यस सर, आपकी बात सही है। तो मोस्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल फिगर interconnected system are networks, but we do circuit analysis to those parts which are electrically energized. ओके, तो जो हमारा सर्किट है, सर्किट ऐसे बन सकती है 2 और 3 एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन, इट मीन्स दैट सर्किट। और नेटवर्क है, क्या होता है, नेटवर्क है तो नेटवर्क तो ओपन सर्किट भी हो सकता है और क्लोज सर्किट भी हो सकता है। बट जो हमारी सर्किट है हमेशा ऑलवेज क्लोज, शॉर्ट सर्किट ही होगा, इट मीन्स क्लोज सर्किट होगा। और नेटवर्क ओपन सर्किट भी हो सकता है और क्लोज सर्किट भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हमारी पावर सिस्टम इज अ बिग नेटवर्क है। और अ मोटर रनिंग इन अ सर्किट, communication system is a big network to transmitter working, intermediate is a circuits are building blocks of networks। तो इट मीन्स सर्किट क्या है, सर्किट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेटवर्क्स। समझ में आ गया। तो नेटवर्क से सर्किट बनती है। ओके, ये बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अभी नेटवर्क कंपोनेंट कौन कौन से है, नेटवर्क कंपोनेंट्स। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। तो ऑल ओवर प्रैक्टिकल अप्लायंस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी in conversation are our components, but when these components are modeled is a circuit or network, we use a fundamental network component जैसे कि V I R L C to model them, then perform analysis and after that हम क्या करते हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारा नेटवर्क कंपोनेंट्स है, नेटवर्क एलिमेंट्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट एंड एक्टिव एलिमेंट। चलिए देखते हैं पैसिव एलिमेंट्स क्या होता है। पैसिव एलिमेंट्स इट मीन्स दैट वैसा एलिमेंट कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, डिसिपेट करता है, एनर्जी का वेस्ट करता है, कन्वर्शन होता है और स्टोर भी करता है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब, डिसिपेट, स्टोर एंड कन्वर्ट एंड वेस्ट। तो जैसे कि RLC। यस और नो बच्चों। तो आर है जो रेजिस्टेंस आपको मालूम है, रेजिस्टेंस इट डिसिपेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट। प्योर इंडक्टर्स स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। प्योर कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन टर्म्स ऑफ चार्ज। यस और नो। ओके, तो पैसिव एलिमेंट है, कोई भी पैसिव एलिमेंट, हमारा 3 पैसिव एलिमेंट है। कौन से, आर एल और सी। और हमारा जो पैसिव एलिमेंट ऑलवेज करंट उसकी डायरेक्शन अंदर की साइड होगी। ये हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा सर्किट है और सर्किट के अंदर इसके क्या होता है, उसको हम कैसे कहेंगे, ये एंटर हो रहा है। तो जो एंटर हो रहा है तो ये हमारा एलिमेंट है वो सिंक के बारे में, इनपुट, सिंक मतलब इनपुट, पावर एब्जॉर्ब प्लस VI और पावर डिलीवर तो माइनस VI, क्योंकि पावर डिलीवर कर रहा है। ओके, यदि आपके पास 10 रुपये, आपको मुझे देने हैं तो आपके पास क्या होगा,
कम होगा, इसमें नेगेटिव, और पावर एब्जॉर्ब मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको प्लस मिलेगा ना, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। ओके, एक्टिव एलिमेंट देखते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तो एक्टिव एलिमेंट इट मीन्स दैट एनर्जाइज, डिलीवर, गिव आउट और ड्राइव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, जैसे कि हमारा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, दोनों एक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो करंट सोर्स डिलीवर हो रहा है, इसलिए हम ये हमारा सोर्स कहेगा, और जो करंट का कंज्यूम करेगा उसको हम बोलेंगे सिंक एलिमेंट। क्या बोलेंगे? सिंक एलिमेंट उसको। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा क्या नाम है उसका? पैसिव एलिमेंट। ओके, पावर डिलीवर्ड प्लस वी आई और एब्जॉर्ब माइनस वी आई। चलिए, ये अभी आपने समझ लिया कि क्या होता है एक्टिव एलिमेंट और क्या होता है पैसिव एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे नोड। चलिए, नोड क्या है? ओके, नोड क्या है भैया? तो नोड इज अ पॉइंट इंटरकनेक्शन और जंक्शन बिटवीन वन और मोर कंपोनेंट्स। समझ में आ गया? नोड क्या है? नोड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन और जंक्शन बिटवीन वन और मोर कंपोनेंट्स। तो बच्चों, ब्रांच क्या है? ब्रांच मैं आपकी एग्जाम्पल के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। कब सब कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, पूरा नेट एंड क्लियर माइंड को आप क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, बच्चों बच्चों आपको पूरा लेक्चर पढ़ना है, पूरा कंप्लीट लेक्चर देखना है। बाद में आपको इतना सेटिस्फाई होगा, मज़ा आ गया। यदि आपको मज़ा आया लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि साहब मज़ा आ गया लेक्चर में। ओके, चलो, ब्रांच इज एन एलिमेंट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। देखो नोड्स क्या है? नोड्स को मत इट मीन्स दैट बिटवीन वन और मोर टू कंपोनेंट। जैसे कि यहाँ पे जो दो रजिस्टेंस तो ये वन कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। इस हिसाब से यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट लिखा है, तो ये क्या बोलेगा? नोड कहलाएगा। और ब्रांच का मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास एलिमेंट्स है और एलिमेंट 2 या 3 या 4 एलिमेंट दिए हुए सर्किट में, और वो 2 एलिमेंट है वो कनेक्शन कर रहे हैं टू नोड्स, तो उसको हम ब्रांच कहेंगे। तो डिग्री ऑफ नोड क्या है बच्चों? डिग्री ऑफ नोड उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ नोड इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंसिडेंट ऑफ एनी नोड रिप्रेजेंट इज अ डिग्री। जैसे कि हमारा नोड, सिंपल नोड, डेल्टा इज इक्वल टू प्रिंसिपल नोड, डेल्टा ग्रेटर देन। हमारा जो प्रिंसिपल नोड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और सिंपल नोड कहलाएगा। ओके, सर्किट देखिए, फॉर एनी सर्किट और नेटवर्क, तो उसका क्या होगा? ऑलवेज 2 टाइम्स होगा। जो ब्रांच दी है उसका 2 टाइम्स हमें लिखेंगे। मेश का मतलब क्या होता है? अ मेश इज अ क्लोज लूप। आपको थोड़ा जूम कर दूं, आपको दिखाई नहीं देता। ओके, चलो। मेश इज अ क्लोज पाथ ऑफ अ सर्किट और नेटवर्क विच डज नॉट हैव अ फर्दर क्लोज पाथ इन इट। ओके, मेश का मतलब क्या होता है? एक क्लोज पाथ है, कोई एक सर्किट है, उसमें क्लोज्ड पाथ है, बट अंदर अंदर कोई दूसरा पाथ है नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेश बोलेंगे। तो भैया, लूप का मतलब क्या होता है? लूप्स आर ऑलवेज पॉसिबल क्लोज पाथ्स। इट मीन्स दैट लूप ज़्यादा होगी, मेश कम होंगे। सही है ना बच्चों? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला बन सकता है। फॉर एनी सर्किट और नेटवर्क, तो मेश इज इक्वल टू, कोई भी आपको सर्किट दी होगी उसमें आपको फाइंड करना है कि मेश कितनी है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेना भैया कि एम इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन, ब्रांच माइनस नोड प्लस वन, बी माइनस एन प्लस वन, द मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन टू सोल्व द सर्किट द नेटवर्क। ये फॉर्मूला है। ओके, यदि आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि कोई सर्किट दिए और एग्जाम में पूछे कि द मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो आपको क्या लिखना है? एम इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। यस, आंसर आ गया। ओके, मैं आपको ये एग्जाम्पल में सोल्व करवाऊंगा, और गेट में पूछा हुआ है वो भी मैं सोल्व करवाऊंगा। ओके, meshes are specially called independent loops. Meshes are specially called as a independent loop. All meshes are by default loops, but all loops are not mesh. Okay? याद रखना भैया बच्चों, सभी meshes है, loops तो है, but सभी loops है वो meshes है नहीं है। In nodal analysis, we may neglect simple nodes and one of the principal nodes considered as a reference, और
मिनिमम नंबर ऑफ KCL इक्वेशन सॉल्व एनी सर्किट टू नेटवर्क NP-1। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है भैया बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे देखो, कोई ये सर्किट है हमारी, ये मेरा सर्किट है, उसमें दिया है नोड्स। ओके, तो हमें फाइंड करें नोड्स। तो नोड्स कितने हैं भाई, देखो नोड्स कितने हैं, सिक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ब्रांच कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, 7 ब्रांच है। मेश कितनी है, ये मेश 1 और ये 2 मेश। लूप्स कितनी है, देखो बच्चों लूप्स कितनी है, तो लूप्स कितनी बन सकती है, मैंने आपको बताया लूप्स इट मीन्स दैट कंसिडर आपको मेश ये एक मेश, ये दूसरी मेश। ओके, बट लूप का मतलब क्या था, और एक बन सकता है, कि क्या ये बड़ा वाला बन सकता है, नहीं है, तो ये हम बोलेंगे लूप बोलेंगे। और अभी मैं आपको बोलूँगा कि इसमें नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन कितने बन सकते हैं। तो केवीएल इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया m = b - n+1। तो b क्या है, ब्रांच, तो 7 माइनस n का मतलब क्या होता है, नोड्स, 6 और +1 कितना होगा, 7 - 6 1 + 1 = 2। तो नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन कितना बनेगा, 2 बनेगा। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे गेट 2009 में क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन टू रिक्वायर सॉल्व द सर्किट बिलो इज। देखो ये सर्किट है और सर्किट में दिया है कि केवीएल इक्वेशन कितने बनेंगे और केसीएल इक्वेशन कितने बनेंगे। तो केवीएल इक्वेशन कितने बनेंगे, m = b - n+1। तो इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड क्या बनेंगे, ब्रांच। तो ब्रांच कितनी है, 9, कितनी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पूरी ब्रांच 9 है। और 6 नोड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये कॉमन है, तो 9 नोड्स है और +1, 9 - 6 5 -5 9 - 6 3 3 + 1 4। ओके, और NP-1 प्रिंसिपल नोड्स कितने हैं, 5, तो 5 - 1, तो 5 - 1 कितना होता है, 1। ओके, समझ में आ गया। ये देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें नोड्स कितने हैं, 8 नोड, देखो 1 2 3 बाद में 4 5 6 7 और 8 नोड्स। ब्रांच कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, ये पूरा तो 12 ब्रांचेस। और मैसेज कितनी है, 5 मैसेज। चलिए देखते हैं 5 मैसेज कौन सी है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, वो बन गई ना। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन कोई भी पूछे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स हम यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले केवीएल और केसीएल के न्यूमेरिकल्स, और हम पढ़ने वाले कि केसीएल और केवीएल के कौन से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं, और सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करने वाले हैं। और जो सीरीज कनेक्शन एलिमेंट्स में क्या, किसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल्स क्या होता है, बाद में करंट डिवीजन रूल्स क्या होता है, सब भी ये आपको डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा ये आपका टॉपिक है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आपको लेक्चर अच्छा रहेगा। और यदि आपको ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, और आपका ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।